हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हुए हैं यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में से प्लांट रेस्पायरेशन का पॉइंटर सीरीज, प्लांट रेस्पायरेशन का क्रैश कोर्स, जो कि आपके आने वाले एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन और लेक्चरर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। कुछ पॉइंट आपको नया लगे और कुछ पॉइंट ऐसा लगे कि हमको याद नहीं है, हम भूल रहे हैं, तो उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। देखिए, आपको इन सारे क्रैश कोर्स के पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऑडियो नोट्स चाहिए, हमारा वीडियो लेक्चर चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो ये हमारा रैंकर्स बैच है। आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट है। आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्मेट सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। मल्टीपल टाइम आप वीडियो को देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, और डेली यहाँ पे 7 बजे टेस्ट भी हो रहा है। अगर सिर्फ आप टेस्ट लेना चाहते हो, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को एक्सेस करना चाहते हो, पॉइंटर सीरीज ऑडियो नोट्स लेना चाहते हो और डेली वाला टेस्ट लेना चाहते हो जहाँ पे पीवाईक्यू भी रहेगा, तो ये 600 वाला आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये टेस्ट हमारा। ओके, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम देखने वाले हैं प्लांट रेस्पायरेशन के बारे में। तो आखिरकार रेस्पायरेशन का मतलब समझते हो, जहां पे हम बड़े बड़े मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकाल के उसको छोटे छोटे मालिक्यूल में बदल देते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन जो है एक तरह का एक्सर्गोनिक कैटाबोलिक प्रोसेस है। देखो, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है बड़े बड़े मालिक्यूल को तोड़ के छोटे मालिक्यूल में बदल देना। और फोटोसिंथेसिस में हम एनाबोलिज्म पढ़ते हैं। एनाबोलिज्म में क्या होते हैं? छोटे छोटे मालिक्यूल को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना देना। तो एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है, देखो 38 एटीपी बनाता है, और एनारोबिक जो होता है वो 2 एटीपी बनाता है। जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है, यह टर्म दिया था लुईस पाश्चन ने। लुईस पाश्चन ने जर्म थ्योरी के बारे में ये सब बताया था, ओमनी वाइवम एक्स बीओ के बारे में बताया था। अब देखो क्या है, जब आप रेस्पायरेशन पढ़ते हो तो दो तीन चीजें होती है, मैं बताते चलता हूँ। जैसे कमेंट सेक्शन बताना फ्लोटिंग रेस्पायरेशन क्या होता है, और आपका प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन क्या होता है, और फेफर कोस्टच्यू पाथवे किसे बोलते हैं। तो हम चलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में आप देख रहे हो ग्लाइकोलिसिस लिखा हुआ है। तो ग्लूकोज का लिसिस यानी यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ये कॉमन पाथवे है, एरोबिक रेस्पायरेशन हो या एनारोबिक रेस्पायरेशन हो, ये कॉमन पाथवे है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में देखो कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, और कोई भी CO2 यहाँ पे नहीं रिलीज होता है। आपका सेल प्रोकैरियोटिक हो या वो हो यूकैरियोटिक, ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोसोल के अंदर होता है। समझ गए ना? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। देयर आर नो एनी रिलीज ऑफ CO2 टेक्स प्लेस इन द ग्लाइकोलिसिस। गॉट इट? अब देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है? 10 स्टेप प्रोसेस है। हर एक स्टेप के लिए एक पार्टिकुलर डेडिकेटेड एंजाइम होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ग्लाइकोलिसिस कैसे चलता है। पहले क्या होता है? पहले होता है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज होता है जहां पे हमको 2 एटीपी लगाना होता है। फिर हमारा क्या, सॉरी, पहले हमारा प्रिपरेटरी फेज में एटीपी लगाना होता है, प्रिपरेटरी फेज में एटीपी देना होता है। फिर पे ऑफ फेज में हमको एटीपी और NADH2 मिलता है। तो यहाँ पे जो मेन एंजाइम हमारे जैसे हेक्सोकाइनेज है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज आता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में बदला जाता है। फिर वहां पे एल्डोलेज काम करता है, उसको ढाप और 3PGLD में ब्रेक डाउन करता है। ऐसे चलता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। आप पढ़े होंगे सारा चीज। तो ये जो एंजाइम देखो, अब एक ट्रिक बताता हूँ। कोई भी एंजाइम देखो, ग्लाइकोलिसिस का जो 10 स्टेप वाला पाथ है, तो हेक्सोकाइनेज, इसको कौन, इसका एक्टिवेटर कौन रहेगा? देखो ग्लूकोज इसका एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। देखो जैसे ग्लूकोज ये है ना, ग्लूकोज पे हेक्सोकाइनेज काम करता है, ठीक है, तो इसको बदलता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो इस एंजाइम के ऊपर वाले जितने भी जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम को एक्टिवेट, उसको इनहांस करने का काम करेंगे। और इसके नीचे के हेक्सोकाइनेज के नीचे के, जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया, एटीपी हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो गया, उसको इनहिबिट करेंगे। तो ये बात ध्यान रखो, जैसे पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट कौन करेंगे और इनहिबिट कौन करेगा? तो पायरुवेट काइनेज को भी एटीपी इनहिबिट करेगा, लेकिन ग्लूकोज ग्लूकोज उसके ऊपर पाए जाने वाले जितने भी सबस्ट्रेट रहेंगे उसको एक्टिवेट करेंगे। देखो ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया गया था मेयर हाफ, इम्बडेन एंड पैरानस ने, इसलिए इसको इम्बडेन मेयर हाफ एंड पैरानस पाथवे भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको बदल दिया जाता है 2 पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में, जो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला भी पढ़ के जाना।
इन प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस का होता है, ग्लूकोज बहुत सिंपल है। देखो मीजोफिल सेल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसके साथ साथ ये रेस्पिरेशन भी करता है। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं वो एनएडी पकड़ के उसको अपना काम करवाता है, बदल दिया जाता है। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप एंजाइम मेडिएटेड पाथवे होता है। जो बहुत सारे एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का, उनका मेन जो एक्टिवेटर होता है, कोफैक्टर होता है, वो Mg2+ होता है। जब ग्लाइकोलिसिस हमारा चलता है तो दो NADH2 चल बनता है और दो एटीपी बनता है, जो कि बराबर होता है 8 एटीपी का। ठीक, ये ध्यान रखना। फास्फोफक्टोकाइनेज होगा, हेक्सोकाइनेज, इसके साथ साथ पायरुवेट काइनेज, ये सब रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। ये ध्यान रखना कि 10 स्टेप में से जो 1/3 एंड लास्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस का होता है वो इरिवर्सिबल होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से दो एटीपी बन जाते हैं डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में, जहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। और जो FADH2 होता है, जब आप क्रेब साइकिल पढ़ोगे तो वहां पे FADH2 रहेगा। तो ऐसे कहते हैं दो एटीपी बनाता है, लेकिन आप एक्चुअल में देखो तो 1.5 एटीपी बनता है, और NADH2 से कितना बनता है, इससे 2.5 बनता है, लेकिन आप 3 याद रखेंगे NADH2 से भी। साइटोक्रोम A3 जो होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में। देखो आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो क्या कैसे कैसे पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, फिर ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस पढ़ना होता है, ग्लाइकोलिसिस। फिर आपको पढ़ना होता है लिंक रिएक्शन। फिर आपको क्रेब साइकिल पढ़ना होता है। फिर आपको पढ़ना होता है आपको ETS। फिर आपको पढ़ना होता है RQ। फिर आपको पढ़ना होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। तो ऐसे ही चलो। फिर देखो एटीपी अब आ गया। जैसे एटीपी, एक एटीपी से हमारे पास 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है। जो आपका जो गामा बाउंड रहता है एटीपी में, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो एटीपी इज द adenosine triphosphate discovered by the Lohmann in 1920। एटीपी साइकिल इज डिस्कवर्ड बाय द सदरलैंड। ठीक है, एटीपी साइकिल के सॉरी एटीपी साइकिल लिपमान ने बताया था, सदरलैंड ने ये बताया था कि हमारा एटीपी सीएमपी में कैसे बदल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है भैया, वो ग्लूकोज ग्लूकोज हो अगर तो प्रोडक्ट क्या होंगे, तो CO2 H2 और 38 एटीपी बनते हैं। लिंक रिएक्शन जो होता है पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में चलता है। इसमें क्या होता है, पायरुवेट को बदल दिया जाता है, एक CO2 को वहां पे रिमूव किया जाता है, और उससे क्या होता है, वो एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ऑक्जेलो अब देखो क्या हुआ, अब देखो एस्टिल कोएंजाइम ए बदल गया, तो ये एस्टिल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एस्टिक एसिड जो है, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड सक्सिनिक एसिड हो, एस्टिक नहीं, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड जो रहेगा उससे बाइंड करेगा, और उससे क्या बनेगा, पहला स्टेबल प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये साइट्रिक एसिड जो रहता है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके पास रहता है, तो इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे एक अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, जैसे देखो कैसे कैसे मैं बता देता क्रेब साइकिल। देखो एक ट्रिक मैंने बताया, काई ओके SSFMO, बस सुन लो। जैसे क्या रहता है, यहाँ से देखो साइट्रिक एसिड, सिस एकोटिनिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, फिर यहाँ से ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड यहाँ बनेगा, ये सही है, एस्टिक सही रहेगा। फिर देखो यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, सक्सनिक एसिड, सक्सनिल को एंजाइम में ए, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। ठीक, ये देख लेना ऑक्जेलो पहले है कि सक्सनिक पहले है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड क्या होता है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग जो होता है प्रोडक्ट होता है एक, जो कि यहाँ पे क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराना होता है। फर्मेंटेशन जो होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन स्टेप होता है। क्रेब साइकिल चलता है तो 4CO2 रिलीज 4CO2 रिलीज होता है। अरे जब 6 चलता है 4 होता है तो 2 CO2 रिलीज होता है, दो CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। तो याद रखो क्रेब साइकिल के दौरान 2 CO2 रिलीज होता है, ध्यान रखो। क्रेब साइकिल एम्फीबोलिक पाथवे, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो कुछ चीजें बनती भी है, जैसे सक्सनिल को एंजाइम में से क्लोरोफिल बन रहा है, फाइटोक्रोम बन रहा है, ये सब। अगर एक सुक्रोज मालिक्यूल का संपूर्ण ऑक्सीडेशन कराओगे तो 76 एटीपी मिलेगा, 1 फ्रक्टोज 16 बाइफास्फेट से 40 एटीपी मिलेगा। ये पायरुविक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक पायरुविक एसिड जब वो लिंक रिएक्शन में जाएगा, क्रेब साइकिल में जाएगा और ETS में जाएगा तो वो 15 एटीपी बनाएगा। एक एस्टिल को एंजाइम में 12 एटीपी बनाएगा, आर्जेलोसैक्सनिक एसिड 9 एटीपी बनाएगा। ठीक, फिर अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड इज ए 5 कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट इन क्रेब साइकिल, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल यील्ड क्या होता है क्रेब साइकिल का, 3 NADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है, एक GTP बनता है।
जो टीसीएस साइकिल का सारा एंजाइम होता है वो माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में होता है, लेकिन जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है ना वो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। फर्मेंटेशन जो होता है भैया देखो, एनर्जी रिलीज मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का ऑक्सीडाइज हो जाता है। जर्मिनेटिंग सीड में जो जर्मिनेटिंग सीड में जो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है वो ग्लाइऑक्सिसोम में होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है हीमोऑस्मोटिक थ्योरी, जो पीटर मिचेल ने 1978 में दिया था। यहीं पे आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करके क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो पीटर मिचेल की हीमोऑस्मोटिक थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलोनेट इज द कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इन द क्रेब साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका छप रहा है सीयूईटी में, याद रखो। द ओवरऑल गोल ऑफ क्रेब साइकिल, ये जो हमारा क्रेब साइकिल हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये अलग अलग स्टेप हो रहा है। इनका देखो मेन रोल यही है कि भैया अलग अलग स्टेप वाइज प्रोसेस करके एटीपी को बाहर निकाला जाए, एटीपी को क्या किया जाए, सिंथेसाइज कराया जाए। माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रिएक्शन चलती है और एटीपी को बनाया जाता है, ये बात आपको पता है। देखो यूकैरियोटिक के केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ठीक है, वो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पे। अगर हम पूछे कि बैक्टीरिया के केस में ये ईटीएस कहाँ पे चलेगा, ये सब जैसे कहाँ पे एटीपी ओटीपी, तो वो मीजोसोम पे चलता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट का 0.7 और प्रोटीन का 0.8। ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्जेलिक एसिड का 4 होता है, तो मोर देन 1 कहेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन का इनफाइनाइट होता है, ईटीएस ऑपरेट होता है माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पे। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा एक चीज नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 का नाम, जैसे इसका एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज है, 5 का जो है एटीपी सिंथेज है, तो ये तीनों आपको बताना है, पांचों बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये याद रखो जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर है रोटेनोन। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि रोटेनोन जो ये एक इंसेक्टिसाइड है, ये किससे मिलता है, कौन से प्लांट से इसको निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स 2 का इनहिबिटर है मेलोनेट, और कॉम्प्लेक्स 3 का इनहिबिटर है एंटीमाइसिन ए और मिग्जोथायोजॉल भी होता है। इसका 4 का इनहिबिटर है साइनाइड नाइट्राइट ये सब, और 5 का है आटोवर्टिन। साइटोक्रोम का सीक्वेंस अगर आपसे पूछे तो आप बताना, साइटोक्रोम बी होता है, फिर C1 होता है, फिर C होता है, फिर A और A3 फाइनली इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को। यूबीक्विनोन जो देखो पूछा जाता है, यूबीक्विनोन जो होता है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ये पूछा जाता है किसके किसके बीच, तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में यूबीक्विनोन इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और साइटोक्रोम जो होता है साइटोक्रोम सी रहेगा, ये साइटोक्रोम सी ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है कॉम्प्लेक्स 3 और 4 में। आपसे एक चीज और पूछता है कि वो मतलब ये साइटोक्रोम सी जो होता है ना, सेल डेथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये माइटोकांड्रिया के अंदर होता है और वहां से रिलीज होता है, एपोप्टोसिस जब होता है ना, तो एपॉफ1 एक कॉम्प्लेक्स होता है, उससे बन के एपोप्टोसोम बनाता है और सेल को डेथ कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो मोस्ट ऑफ द साइटोक्रोम, जैसे साइटोक्रोम डिस्कवर किया गया था मैकमून के द्वारा, और मोस्ट ऑफ द साइटोक्रोम जो है वो आयरन कंटेनिंग है, लेकिन आपका जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वो कॉपर कंटेनिंग होता है। आप सब अच्छे से चीजें सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर देखिए मैं बोला हूँ, अगर ये सब जो भी हमने पॉइंटर, ये लेक्चर नंबर 19 है, सारा अगर पॉइंटर सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारे 600 वाले मॉक टेस्ट में आ सकते हो। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स ये सब जैसे आपने सुना होगा माइटोकांड्रिया में जो क्रिस्टी होता है, फरेंदेज मोरन पार्टिकल बोलते हैं, तो F1 F0 पार्टिकल होता है, तो उसको ओलिगोमाइसिन के प्रति सेंसिटिव होता है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को ओलिगोमाइसिन रोक सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो इन प्रोडक्ट हो सकता है वो लैक्टिक एसिड बने मसल्स में, या एथिल अल्कोहल बन सकता है। साइटोक्रोम सी हमने बताया मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। सिंगल टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल 1 FADH2 बनाता है, 3 NADH2 बनाता है और 1 GTP बनाता है। तो प्लांट रेस्पिरेशन में मेरे हिसाब से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंटर सीरीज में। अगर आपको देखिए एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सभी कुछ चीज़ एक कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।